ओशो इस नाम के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन एक कहानी है जो सबसे ज्यादा पेचीदा है और वो कहानी है मां आनंद शीला की। वो औरत जिसने ओशो का साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसी साम्राज्य को लगभग तबाह कर दिया। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शीला खुद कहती हैं, मैं ओशो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसी मोहब्बत ने मुझे वो सब करने पर मजबूर किया जो मैंने किया। सोचिए, क्या मोहब्बत किसी को इस हद तक ले जा सकती है? ये कहानी भक्ति, पावर और कुछ बेहद खतरनाक कदमों की है और शीला के मुताबिक इन सब के पीछे सिर्फ एक वजह थी, ओशो का प्यार। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? कैसे एक आम सी लड़की इतनी ताकतवर बन गई? कहानी की शुरुआत होती है एक पहली मुलाकात से, एक ऐसी मुलाकात जिसने शीला की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनका नाम था शीला अंबालाल पटेल। गुजरात के बड़ौदा की एक बिल्कुल सीधी साधी लड़की। मतलब उनकी शुरुआती जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर कोई कह सके कि ये लड़की आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर या कहिए बदनाम होगी। और शायद यही बात उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। और फिर एक दिन एक पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने चाचा के घर की खिड़की से शीला ने बाहर देखा और उनकी नजर एक सफेद कपड़ों में लिपटे शांत से इंसान पर पड़ी। बस वो एक झलक ही काफी थी। वो इंसान ओशो थे। और ये कोई आम अट्रैक्शन नहीं था। शीला कहती हैं, ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ने उन्हें पहले ही पहचान लिया हो। मतलब एक पल में एक गहरा कनेक्शन बन गया था और पहली नजर का यही खिंचाव बहुत जल्द एक मुकम्मल समर्पण में तब्दील हो गया। लेकिन कहानी में समर्पण के साथ साथ महत्वाकांक्षा भी शामिल थी। तो ओशो के आश्रम के अंदर शीला ने पावर की सीढ़ियां कैसे चढ़नी शुरू की, चलिए देखते हैं। देखिए, शीला का ऊपर उठना कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहले उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, बस ये देखने के लिए कि आश्रम में पावर चलती कैसे है। फिर वो आश्रम की पावरफुल सेक्रेटरी लक्ष्मी की असिस्टेंट बन गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, एक ऐसी इंसान जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और बस अनुयायियों का भरोसा जीता और आखिरकार लक्ष्मी को हटाकर खुद ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी और गेटकीपर बन गई। मतलब ओशो तक पहुंचने का रास्ता अब शीला से होकर जाता था। तो ये असल में पावर का एक टकराव था। एक तरफ थी लक्ष्मी जो सालों से वफादारी से काम कर रही थीं, और दूसरी तरफ थी शीला जो महत्वाकांक्षी थीं, रणनीतिक थीं और फैसले लेने से हिचकिचाती नहीं थीं। शीला ने आकर आश्रम का पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल डाला। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। शीला के नेतृत्व में ओशो और उनके हजारों अनुयायी भारत छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। क्यों? एक नया शहर बसाने, एक यूटोपिया बनाने, रेगिस्तान के बीचों बीच। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 62,000 एकड़। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है ये कितना बड़ा था। ये सिर्फ कोई आश्रम नहीं था, ये एक पूरा शहर बसाने का सपना था और इस सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी शीला पर थी। और लोग आए भी। दुनिया भर से 7,000 लोग अपना घर, अपनी नौकरी, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर उस रेगिस्तान में आ बसे। ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना गहरा था और शीला की लीडरशिप कितनी मजबूत। और फिर आता है ये नंबर 96 रोल्स रॉयस। एक आध्यात्मिक गुरु के पास इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। ये आंकड़ा रजनीशपुरम के सबसे बड़े कॉन्ट्रडिक्शन का सिंबल बन गया। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, दूसरी तरफ बेहिसाब पैसा। और इस पूरे साम्राज्य की, इस नए शहर की सेंटर में थी शीला। अब वो सिर्फ सेक्रेटरी नहीं थी, वो रजनीशपुरम की क्वीन थी। शहर का प्रशासन, मीडिया से बात करना, हर चीज पर उनका कंट्रोल था। ओशो तो उस वक्त मौन व्रत पर थे, तो शीला ही उनकी आवाज थी, उनकी मैनेजर थी, उनकी प्रोटेक्टर थी, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, पावर का नशा खतरनाक होता है और यहीं से ये खूबसूरत सपना एक डरावने सपने में बदलने लगता है। भक्ति अब हताशा बन चुकी थी और महत्वाकांक्षा अपराध। यूटोपिया का पतन शुरू हो चुका था। तो हुआ ये कि 1984 में उन्होंने स्थानीय चुनावों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पहले तो हजारों बेघर लोगों को वोट डालने के लिए लेकर आए, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। अब जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक रास्ता चुना। उन्होंने स्थानीय वोटर्स को बीमार करने का प्लान बनाया ताकि वो वोट ही न डाल पाएं। और इसके लिए उन्होंने 10 रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में जानबूझकर बैक्टीरिया मिला दिया। 750 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। और ये कोई मामूली फूड पॉइजनिंग का केस नहीं था।
इसे कहते हैं बायोटेररिज्म, यानी जानबूझकर कीटाणु का इस्तेमाल करके लोगों को बीमार करना। और ये हमला अमेरिका इतिहास का पहला और सबसे बड़ा बायोटेररिस्ट अटैक था। सोचिए, एक आध्यात्मिक कम्युनिटी पर इतना संगीन इल्जाम। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आया। ओशो, जो सालों से चुप थे, उन्होंने अपना मौन तोड़ा और उन्होंने जो कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधा सीधा शीला पर इल्जाम लगाया। कहा, शीला ने मेरे भरोसे को धोखा दिया है, उसने मुझे धीमा जहर देना भी शुरू कर दिया था। गुरु ने अपनी सबसे खास शिष्य पर ही उसे मारने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा भूचाल था। तो इस भूचाल के बाद क्या हुआ? साम्राज्य तो बिखर गया, लेकिन शीला का क्या? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि गिरफ्तारी के बाद शीला की जिंदगी ने क्या मोड़ लिया। तो 1985 में शीला ने अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 20 साल की सजा हुई। हालांकि अच्छे बर्ताव की वजह से वो सिर्फ 39 महीने बाद ही जेल से बाहर आ गईं। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड में ही बस गईं और वहां विकलांग लोगों के लिए एक केयर होम चलाने लगीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतने संगीन इल्जाम, जेल की सजा और खुद ओशो के आरोपों के बावजूद शीला आज तक एक ही बात कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ ओशो के लिए प्यार और उनकी हिफाजत में किया। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर मां आनंद शीला है कौन? एक ऐसी भक्त जिसका प्यार जुनून की हद पार कर गया, या एक शातिर मास्टरमाइंड जिसने पावर के लिए हर हद तोड़ दी, या फिर एक धोखेबाज? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। ये कहानी हमेशा एक पहेली ही बनी रहेगी।